आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्टैंडर्ड 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 30 न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो टोटली न्यूक्लियस के बारे में। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर हमको न्यूक्लियस के अंदर जाना है और वहाँ पर जो फिनोमिनन होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो सबसे पहले हमको न्यूक्लियस क्या है वो समझना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, अब तक हम जो स्टडी करके आए हैं उसमें हम समझ चुके हैं कि जो भी कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है, तो उसका फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है उसको हम एटॉम बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट होते हैं उनके फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, एटॉम होते हैं। तो जो एटॉम होता है तो हम लोग अब तक उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से पढ़ चुके हैं कि ये इसका कुछ सेंटर होगा। ठीक है, तो ये सेंटर के अंदर क्या होगा कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और जो बाहर होता है तो बाहर के ऑर्बिट में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है और इसी को बोलते हैं एटॉम। अब पर्टिकुलर एलिमेंट वाइज ये एटॉम में डिफरेंस आएगा। कैसे? तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब वेरी करते रहते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? तो पर्टिकुलर एलिमेंट वाइज ये नंबर वेरी करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, तो ये फंडामेंटल है। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी और से बना नहीं है, बट जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो ये जो आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए होंगे तो क्वार्क्स नाम के जो पार्टिकल होते हैं उसके मदद से ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्वार्क से बने होते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल में नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हमको स्टडी करना है इसी के बारे में, जिसमें प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें भी हमको ज्यादातर स्टडी जो करनी है वो किसकी है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो होता क्या है कि जो भी एलिमेंट होता है उसका सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो एटॉम का कोई भी एटॉम होगा तो एटॉम का 99.99% जो मास होगा वो मास कहाँ होगा, तो वो मास होगा सेंटर में। मतलब कि अगर आपको समझना है कि जो बुक में एग्जांपल दिया है उसी की बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा रूम है, अगर उसको हम एज अ एटॉम कंसीडर कर रहे हैं तो ये रूम के सेंटर में एक पिन की नोक के जितना जो पार्ट होगा वो उसका सेंटर बनता है। मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा एटॉम है तो उसका 99.99% मास तो उसके सेंटर में ही रहता है। बाकी का क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम रहता है। किसका मास सबसे ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इन दोनों का मास क्या होगा, तो इनका जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों का मास जो होता है वो क्या होता है, तो इतना होता है। इसके अप्रोक्सीमेटली सेम ही जितना हम कंसीडर करते हैं अभी। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहां पर होता क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास आप देखोगे तो ये -27 और ये -31। तो प्रोटॉन के मास की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको क्या किया करते हैं कि हम निग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10⁻⁴ टाइम ज्यादा है, सॉरी 10⁴ टाइम प्रोटॉन का मास ज्यादा है, मतलब 10,000 गुना ज्यादा है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एटॉम में सबसे ज्यादा मास किसका होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के मास को हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना है कि कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, तो उसका जो भी साइन होता है उसको हम एक्स लिख ले, तो नीचे हमको नीचे हमको Z और ऊपर A इस तरीके से, या फिर X
नीचे Z और ये साइड पर A। इस तरीके से हमको किसी भी एलिमेंट को बताना हो तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि x जो है, तो x क्या होता है, तो x जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, सबसे छोटा वाला, सबसे एक स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ले लिया, तो x की जगह हम कोई भी एलिमेंट की साइन रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, कोई दूसरा ले ले तो कार्बन ले सकते हैं, ठीक है, और बड़ा वाला ले ले तो क्या हो जाएगा कि यूरेनियम आ जाएगा, तो U से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए अलग अलग सिंबल अलग अलग एलिमेंट के। अब उसमें देखो तो A आता है, Z आता है, तो ये चीज क्या है, तो Z की हम बात करें तो Z क्या हो जाएगा, तो Z हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट होगा तो उसमें जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो चेंज होगा तो वो एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक क्या होता है कि प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमको पता है। अब दूसरा है ए, कैपिटल ए, तो ये क्या होता है कैपिटल ए, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर क्या होता है कि दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मिला के जो होता है वो A होता है, ठीक है। अब Z जो होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर और A होता है मास नंबर। तो A जो होता है तो यहाँ पर देखो तो क्या होता है कि हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि ओनली वन प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन में एक लिखा है, अब ऊपर देखो तो A है, A में हम क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो हम यहाँ पर ऊपर भी क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। बट कार्बन की हम बात करें तो कार्बन में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। बट जब हम उसके मास नंबर की बात करें कैपिटल ए की तो वहां पर क्या हो जाएगा कि कार्बन के अंदर आप देखो तो 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जो उसका मास नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो एक्चुअली 12 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में क्या हो जाएगा कि उसके अंदर 92 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन की बात करें तो वो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा कि वो 92 और 92 मिला के 184 नहीं होते, बट वो उसके अंदर न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा क्यों होते हैं, तो ये अनस्टेबल एटम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर से रेडियो एक्टिविटी निकलती है, वो क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। बट इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है तो वो क्या हो जाएगा कि 235 होता है, 237, इस तरीके से अलग अलग आएगा। वैसे ही हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में हमने देखा कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ही हो, कभी कभी क्या होता है कि 6 प्रोटॉन जो होता है उसके सामने 30 आ जाता है। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप देखो तो 6 प्रोटॉन है बट 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो तो ऊपर 30 हो गया तो 30 माइनस 6 करो तो वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो 7 हो गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 7 हो जाएगा तो वो एक्चुअली कार्बन ही नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गए, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उस तो ऐसा जो होता है उसका रीजन क्या होगा कि ये जो एटॉम है ये कैसा है, अनस्टेबल है, इसमें से रेडियो एक्टिविटी निकलती है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर एक दूसरी है कि दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहेगा। तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो एटॉम है उसको बैलेंस करने के लिए 6 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके अंदर क्या हो जाएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप देखो तो 1s2 2s2 2p2 इस तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो भी सेम रहेगी। तो होता क्या है कि जब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा
बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या होगा कि वो अलग अलग आ सकता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग आएगा मतलब क्या है कि ये मास नंबर है। तो मतलब होता क्या है कि कुछ एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है बट मास नंबर अलग अलग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हो जाते हैं, जिसमें क्या होगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा तो उनका कैरेक्टरिस्टिक भी सेम ही रहेगा, बट होता क्या है कि उनका जो मास नंबर होता है वो अलग अलग आ जाता है, तो उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या होगी, तो ये कार्बन की हमने बात की, तो सबसे जो छोटा एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के भी कुछ एलिमेंट हो आइसोटॉप मिलते हैं, तो वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 1H1 होगा, तो 1H2 होगा, 1H3 होता है। इस तरीके से इसके भी अलग अलग आइसोटॉप्स मिलते हैं। तो ये आइसोटॉप्स क्या बतलाते हैं, तो वो आइसोटॉप्स में आप देखो तो होता क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही रहते हैं, तो जो टेबल होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये सबको एक ही पोजीशन पर रखा जाता है क्योंकि सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, बट उनका मास नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है, बट उससे उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के आइसोटॉप। हाइड्रोजन का ये है, तो इसमें क्या होगा कि एक्चुअली हाइड्रोजन की हम बात करें ना, तो इसमें ओनली 1 प्रोटॉन ही होता है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है तो इसको एक्चुअली प्रोटॉन भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, दूसरी बात कि ये हाइड्रोजन का पहला जो पार्टिकल है, सॉरी पहला आइसोटॉप, तो उसको कभी कभी क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन बोल देते हैं, बट दूसरा जो है तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम भी बोलते हैं, तो ये नाम याद रखना है। अब यहाँ से दूसरी एक चीज समझने वाली क्या है कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी 1932 में। तो चैडविक ने क्या खोज की थी, तो यहाँ पर उसने देखा था कि जो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, तो उनका जो मास नंबर है, तो मास नंबर में क्या हुआ कि उनका जो मास नंबर आया तो उसका रेशियो 1:2:3 इस तरीके से आया था। जब चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की तो वो खोज में उसने क्या देखा था कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है उसमें क्या हुआ था कि उनका जो मास नंबर आया तो 1:2:3 इस तरीके से चेंज आ रहा था। तो ये चेंज में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें तो ओनली 1 प्रोटॉन था, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 प्रोटॉन था, बट जो मास आया वो 2 आया, तो मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन के मास था उसके जितना ही दूसरा भी मास आया होगा। ठीक है, क्यों दूसरा मास आया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ज +1 है, तो यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1 ही रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर चार्ज तो +1 रहा, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही रहा, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही रहा। तो हुआ क्या कि ये जो मास है उसका रेशियो बढ़ गया, एक्चुअली तो 1 1 1 रहना चाहिए था, तो ये बढ़ गया। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर चैडविक ने ऑब्जर्वेशन लगाया, मतलब उसने सोचा कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक न्यूट्रल मास हो सकता है। ये न्यूट्रल मास क्या हो सकता है कि वो प्रोटॉन के जितना ही होगा, उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, और ये जो मास मिला उसी को बोला गया है न्यूट्रॉन। मतलब कि जिसका मास प्रोटॉन के जितना ही होगा बट चार्ज उसका क्या होता है, 0 होता है, तो उसको बोला गया है न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये इसने आप बुक में देखोगे तो बहुत ही लंबा एक्सपेरिमेंट करके इसने खोज की थी। तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो बेरियम होता है तो उसके पार्टिकल पर उसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा मतलब क्या होता है कि हीलियम पार्टिकल उसने इसके ऊपर इंपैक्ट किया था, तो उस वजह से क्या हुआ था कि इसमें से एक रेडिएशन निकला था। तो ये जो रेडिएशन था वो क्या था, चार्जलेस था। चार्जलेस था मतलब क्या था कि इसमें से कोई चार्ज नहीं निकल रहा था, बट हुआ क्या कि उसमें से चार्ज नहीं निकला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां से
कोई न्यूट्रल रेडिएशन निकला तो वो न्यूट्रल रेडिएशन क्या होगा कि वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोटॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो नेगेटिवली चार्ज होता है। बट ये जो रेडिएशन निकला वो न्यूट्रल था, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल हम इम्पैक्ट करेंगे तो वहां से क्या होगा कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल निकलेंगे, और वो न्यूट्रल पार्टिकल ही क्या होते थे, तो उसको चैडविक ने बोला न्यूट्रॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन होते हैं तो उसका जो लाइफ टाइम होता है, ठीक है, वो लाइफ टाइम क्या होता है तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, एक सेकंड का 1000वां भाग होता है, ठीक है, 1/1000 सेकंड का पार्ट होता है। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं तो इसका लाइफ टाइम कम होता है, मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं अगर उसको आपने फ्रीली छोड़ दिया तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं कि वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो इस तरीके से क्या हो जाता है कि अपने आप को जो न्यूट्रॉन होता है वो अपने आप को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम जैसे चैप्टर आगे चलेगा देखते जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझना ये है कि न्यूट्रॉन जो होता है तो वो क्या करेगा कि स्टेबल नहीं है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो रहेगा तो वो क्या होगा, वो स्टेबल रहेगा। ये जो हमने बात की है तो ये फ्री न्यूट्रॉन की बात की है, तो फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं है, जबकि कोई पार्टिकल के न्यूक्लियस में रहेगा तो वहां पर न्यूट्रॉन क्या होगा, स्टेबल रहेगा। ये चीज समझनी है। अब दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पर हमको जो ये जो हमारे एटॉम्स है, ठीक है, आइसोटॉप्स है, इन सब की हम बात करें तो यहाँ पर उनका जो वेट है, ठीक है, मास की हम बात करें तो ये मास की वैल्यू देखो तो मास की वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा आ रही है, नहीं कम, 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम में आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि वैसे भी हमको पार्टिकल दिखते नहीं है, ठीक है, तो ये जो मतलब क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब हमको दिखते नहीं है, तो उनका जो मास होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो किलोग्राम जो यूनिट है वो क्या हो रहा है कि उनके लिए बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको एक नया यूनिट दिया गया है, मास के लिए नया यूनिट, और वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में AMU बोलते हैं या फिर ओनली U भी बोलते हैं। तो ये जो U है ये क्या होता है, तो C12 C612, तो ये जो पार्टिकल होता है, ठीक है, सॉरी एलिमेंट, इसका मास होता है उसका 12 पार्ट को हम लेंगे। कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 12 पार्ट हम लेंगे, तो वो जो मास मिलेगा उसको बोलते हैं 1 AMU। तो एक्चुअली ये इस तरीके से लिखते हैं, मास ऑफ कार्बन 12, तो ये जो मास होगा कार्बन 12 का उसका 12 पार्ट हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 AMU हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि कार्बन 12 जो होता है तो उसका जो मास होता है वो कार्बन 12 का मास 1.99 into 10⁻⁻26 kg होता है। तो इसका डिवाइड बाय हम 12 करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या होगा कि एक वैल्यू मिलती है 1.66 into 10⁻⁻27 kg। तो ये जो वैल्यू मिलती है ना एक्चुअली 1.66 10⁻⁻27 वो ही है 1 AMU। एक AMU उसका वैल्यू है 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये जो वैल्यू आती है 1 AMU, उसी के फॉर्म में क्या किया जाता है कि बाकी के सब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या कोई भी और एलिमेंट होगा उसके मास को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम देखें तो क्या होता है कि एग्जांपल पर ले कि हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे
और 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो टोटल हो गया 4। तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है कि उसका जो मास होगा वो मास क्या होना चाहिए कि 2 AMU से मल्टीप्लाई होना चाहिए या 4 AMU से मल्टीप्लाई होगा। तो दूसरा कोई एग्जांपल ले लें यूरेनियम का 92 235। तो इस केस में आप देखोगे तो 235 से AMU का मल्टीप्लिकेशन होगा या ठीक है, या फिर हम दूसरा कोई ले लें कि सिंपल वाला Fe3256। तो यहां पर क्या होगा कि जो आयरन होगा है 26 आयरन जो होता है 56 तो आयरन का जो मास होगा तो वो क्या होगा कि 56 को एक AMU के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। तो होता क्या है एक्चुअली कि कोई भी एलिमेंट का जो मास होता है वो क्या होगा कि एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा कि इंटीजर जो होता है, ये ऊपर वाला इंटीजर जो होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में ही रहता है। बट जो क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन, तो उसका जो मास आता है ना वो होता है 35.5 AMU। तो अब देखो तो हुआ क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम तो जो मास आता है वो कंप्लीट इंटीजर में ही आता है, बट AMU क्लोरीन में पॉइंट में आया है। तो ये पॉइंट में क्यों आता है तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास क्या होता है तो उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं और वो आइसोटॉप्स के जो परसेंटेज होते हैं नेचर में वो कितने परसेंट में मिलता है, उन दोनों का फ्रैक्शन लेके कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास दिया जाता है। ठीक है, तो वो एटॉमिक मास की हम बात करें तो क्लोरीन में क्या होता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो आइसोटॉप्स होते हैं तो एक आइसोटॉप में क्या होता है कि ये क्लोरीन 35 होता है और दूसरा क्लोरीन 37 होता है। ठीक है, अब दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, क्या होगा सिर्फ एटॉमिक मास में चेंज आएगा। तो एक 35 होता है, एक 37 होता है। अब जो 35 वाला होता है, ठीक है, तो ये 35 वाले का परसेंटेज ना 75 के आसपास है और इसका परसेंटेज 24 के आसपास है। तो इस केस में हमको क्लोरीन का एटॉमिक एवरेज मास वो कैसे मिलेगा तो 75 इंटू 35 प्लस 24 इंटू 37 डिवाइड बाय 100 करने पर मिलेगा। तो उसका क्लोरीन का एवरेज मास वो हमको क्या हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो वो 35.47 आता है, तो उसको 35.5 AMU इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जब भी कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास दिया जाता है तो वो एटॉमिक मास क्या होता है कि उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं, ये आइसोटॉप्स का जो परसेंटेज होता है नेचर में उसके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो क्लोरीन है उसमें वो क्या होता है कि कंप्लीट इंटीजर में नहीं आता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि यहाँ पर हमने देखा तो एक चीज ये देखिए कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, Z ये सेम है, बट क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रॉन है उसमें चेंज आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दूसरे टाइप का भी न्यूक्लियस आता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो पहले हम आइसोटॉप्स की बात की तो आइसोटॉप्स में क्या होगा तो 1H1 1H2 इस तरीके से आप देखो तो नीचे का नंबर जो है वो सेम रहता है। तो दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होगा कि ऊपर का नंबर मतलब कि कैपिटल A मास नंबर वो सेम रहेगा। तो यहां पर देखो कि 1H3 तो ये क्या हो गया ट्रिटियम। ठीक है, तो ये ट्रिटियम और हीलियम का एक आइसोटॉप होता है इस तरीके से। तो अब देखो तो दोनों में क्या होगा कि दोनों का मास सेम है, कितना 3 3।
तो हुआ क्या कि दोनों का मास नंबर जो है वो सेम है 3 और 3। तो इस तरीके के जब कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट के मास नंबर सेम होंगे तो उनको एक दूसरे के आइसो बार बोलते हैं। और तीसरा एक आता है जिसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोटोन। आइसोटोन तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। अब वो कैसे होगा, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है Hg 80 198 और दूसरा है सिल्वर 79 197 इस तरीके से। तो अब देखो तो क्या होगा कि आप 198 में से 80 माइनस कर दो तो ये जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 128 मिलेगा और यहाँ पर आप देखो तो 197 में से 79 माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 128 मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आप देखो मास नंबर में से आप प्रोटॉन के नंबर निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर देख लो फॉर्मूला ये लिखा है। तो हुआ क्या है कि आपने टोटल में से प्रोटॉन निकाल दिए तो बचा क्या, न्यूट्रॉन ही बचा। तो दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर कितना आया, सेम आया। तो जब सेम नंबर के न्यूट्रॉन मिलेंगे तो उसको बोलते हैं आइसोटोन। सेम नंबर के सेम मास नंबर होगा तो वो आइसोबार होगा और सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा तो वो हो जाएगा आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं।